अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, मेरे इस प्रोग्राम में अवेयरनेस के हवाले से हम मुख्तलिफ अमराज के ऊपर बात करते हैं और हर प्रोग्राम में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, उनको बताया जाता है कि किस मर्ज का इलाज किस अस्पताल में मौजूद है और आपने कहाँ जाना है। और आज फिर हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे, खास तौर पर वो मरीज या वो बच्चे या वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर या मुंह के ऊपर या उनके फेस के ऊपर कोई ऐसा मसला बनता है, जख्म होता है या लड़ाई के दौरान कोई फायर लगता है, तो वो कहाँ पर जाएं। ये एक बड़ा मसला है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने कहाँ से इलाज करवाना है और खास तौर पर जो है वो अवेयरनेस ना होने की वजह से फिर लोग काफ़ी हद तक परेशान होते हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन जो स्पेशल तौर पर ये वार्ड बनाए जाते हैं वो किस किस अस्पताल में है और हम आपको पूरा तफसील के साथ इस प्रोग्राम में बताएंगे कि मुंह, चेहरा, जबड़ा के हवाले से जब कोई मसला बनता है, खास तौर पर मुंह का अगर कैंसर है, फिर भी आपने हमारा ये प्रोग्राम देखना है और इसमें खसूसी तौर पर आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। आज के हमारे खसूसी जो है वो मेहमान जो है वो इस जनाह अस्पताल की जो मुंह, चेहरा, जबड़ा की जो वार्ड है उसके हेड है डॉक्टर गुलरेज जुल्फकार साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आज का अहम मौजू ये है कि मैंने ये नहीं देखा कि इससे पहले किसी भी जगह पर अवेयरनेस दी गई हो किसी चैनल के जरिए, क्योंकि आपका जो वार्ड है मुंह, चेहरा, जबड़ा, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डॉक्टर साहब ये है क्या? सबसे पहले तो हमें ये बता दें, क्योंकि आम लोगों को इसका नहीं पता कि ये आपका काम क्या होता है और आप कौन कौन से मरीजों का इलाज मुआवजा करते हैं। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इस इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करने के लिए, जिसको मुंह, चेहरा, जबड़ा सर्जरी बोलते हैं। मुंह, चेहरा, जबड़ा सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी है डेंटल सर्जरी की। डेंटल सर्जरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मुंह, चेहरा, जबड़ा सर्जरी के लिए, क्योंकि जबड़े में दांत मौजूद होते हैं जिसका फंक्शन जो है वो हमारे खाने पीने से भी ताल्लुक रखता है और ज़बान और होंठों के साथ हम अपनी बातचीत भी करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेहरा जिस्म का वो हिस्सा है जो कि हर वक्त अनकवर्ड रहता है, कपड़ों से कवर्ड नहीं होता। इवन कि अगर किसी इंसान की कोई सर्जरी होती है या चोट लगती है उसके पेट के हिस्से पे या चेस्ट के हिस्से पे, तो कुछ वक्त गुजरने के साथ वो उसको भूल भी जाता है क्योंकि वो कपड़ों से कवर्ड होती है, लोग उसे पॉइंट आउट नहीं करते। इसके मुकाबले में अगर चेहरे के ऊपर किसी को कोई भी मसला हो तो 10 साल गुजरने के बाद भी जब भी वो किसी के साथ मिलता है तो उसके चेहरे पर अगर कोई स्कार है, कोई निशान है, तो जब उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये तुम्हें क्या हुआ, तो वो उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है कि मुझे क्या हुआ था और मेरे साथ क्या मसाइल थे। चेहरा इंसान का जिस्म का वो हिस्सा है, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है या किसी महफिल में जाता है तो बात करने से पहले लोग उसकी असेसमेंट उसके चेहरे से करते हैं। बिल्कुल। इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मुंह, चेहरा, जबड़ा सर्जरी एक तरक्की पजीर फील्ड है, डेवलपिंग फील्ड है, जिसके अंदर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी मुंह, चेहरा, जबड़ा सर्जरी के अंदर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 325 मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं जो कि 22 करोड़ अवाम के लिए हैं। सरप्राइजिंगली और खुशकिस्मती के साथ भी मैं कहूँगा इसे कि हमारी करंट 2 रेगुलेटरी बॉडीज इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, जिसके अंदर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जो कि 95% लोगों को स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड करने में जिनका रोल है, जिसके रीजनल डायरेक्टर लाहौर के हैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चीफ भी हैं, वही वाइस चांसलर हैं। उन्होंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया और ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स को डेवलप करने में लोगों की मदद भी की और ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। हर ट्रेनिंग सेंटर में 20 से 22 मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हर वक्त ट्रेन हो रहे होते हैं। सबसे बड़ा सेंटर पाकिस्तान का मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का खुद मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। पूरे पंजाब में इस वक्त 4 बड़े सेंटर्स हैं पब्लिक सेक्टर्स में। मेयो हॉस्पिटल लाहौर, जिनाह हॉस्पिटल लाहौर,
पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद और निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान। आप पंजाब प्रोविंस की आबादी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके मुकाबले में ये चारों सेंटर्स दिन रात 24 आवर्स अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन मरीजों की मदद के लिए। अब मैं आना चाहूंगा इस बात पे कि मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी में मसाइल कौन से होते हैं और कौन कौन से मरीज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, यही तो लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें चेहरे की बोन्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे कि टांगों की हड्डियों के फ्रैक्चर होते हैं, बाजुओं की हड्डियों के फ्रैक्चर होते हैं, पसलियों के फ्रैक्चर होते हैं। इसी तरह से चेहरे की भी बड़ी कॉम्प्लेक्स बोन्स होती हैं। जिस्म का सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया ये हेड एंड नेक है। ये पावर सेंटर है पूरे जिस्म का। दिमाग से ये स्टार्ट होता है, फिर इसके अंदर सेंसेस में आंखें आती हैं, ऊपर और नीचे वाला जबड़ा आता है, सूंघने के लिए नाक है। ये सारा कॉम्प्लेक्स एक हड्डियों का मजमुआ है जिसके साथ बहुत सारी शरेयानें और नर्व्स मौजूद हैं कि जो कि इंसान को बहुत सारे काम करने में मदद देती हैं, ना सिर्फ उसके जिस्म के हर सिस्टम को रन करने में, बल्कि अवाम के साथ बातचीत करने में, खाने पीने में, अपनी डेली लाइफ की रूटीन को देखने के लिए ये बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब किसी का जबड़ा टूट जाता है, जिसकी कॉमन रीजंस हमारे मुल्क में सबसे कॉमन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, हाई स्पीड व्हीकल्स हैं। कितनी शरह में आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर इस तरह के पेशेंट? पर डे जिनाह हॉस्पिटल में 20 से 25 मरीज सिर्फ फेस के ट्रॉमा के साथ आते हैं, जिनमें से 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें साथ दिमाग की भी चोट लगी होती है। 20% मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी टांगों की हड्डियां भी फ्रैक्चर होती हैं या बाजुओं की हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं या उनका चेस्ट ट्रॉमा होता है और साथ ही साथ उनका जबड़ा भी टूटा होता है। तकरीबन 20 से 25% ऐसे लोग होते हैं कि एक सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ, एक ऐसा पेशेंट जिसकी जो फ्रैक्चर होती है टांग और साथ जबड़ा भी होता है, तो आप सबसे पहले किसको तरजीह देते हैं? दोनों चीजों को इकट्ठे मैनेज करना होता है। उसकी वजह यह होती है कि जब किसी का मुंह का जबड़ा टूट जाता है तो उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। टांग का फ्रैक्चर जो है जब होता है तो उसमें मरीज का खून बहुत लॉस हो रहा होता है। डॉक्टर साहब, आम लोगों में ये तासर पाया जाता है, जो आम पब्लिक है, जी जबड़ा जब इस तरह होता है, डैमेज होता है या वो टूटता है, तो फिर आहिस्ता 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 इलाज मुआवजा कराने की बजाय जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है। ये ऐसी बात दुरुस्त है? ये जी 1% लोगों में शायद ये बात दुरुस्त हो, 99% ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट हर सूरत में ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर जबड़ा जो टूटा हुआ है अगर वो गलत जगह पे जुड़ जाए तो ना कि सिर्फ चेहरे की शेप खराब हो जाती है बल्कि लाइफ लॉन्ग उसको खाने पीने में भी दुश्वारी रहती है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद जो कॉमन हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है वो इंटरपर्सनल वायलेंस की होती है, लड़ाई झगड़ों की। छुरियों के साथ चेहरे को काट दिया, पंच मार के जबड़ा तोड़ दिया। गांव के अंदर बड़ा कॉमन एक ट्रेंड होता है कि एक इंसान अपनी फील्ड्स में सो रहा है तो किसी ने उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के डंडे के साथ मार मार के उसका झगड़े के साथ उसका जबड़ा और तो इस तरह के केसेस तो आपके पास आते भी हैं, रेगुलर आते रहते हैं। और फिर इसके बाद फायर आर्म इंजरीज भी बहुत कॉमन है कि किसी को झगड़ा हुआ है तो उसको चेहरे पे, गर्दन के ऊपर, चेस्ट में, इन सारी जगह पे फायर्स हैं। तो हम सब इंटेग्रेटेड सर्जिकल स्पेशलिटीज वाले जो कि 24 आवर्स जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी, इन तीनों की टीमें 24 घंटे जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी और आपका ये इनके साथ आप तीनों का लिंक होता है? जी हाँ, ये सारे इकट्ठे बैठते हैं। मेरे डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टर 24 आवर्स इमरजेंसी कवर के लिए अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से जनरल सर्जरी जो कि मेन हैंडलर्स हैं, जिनके पास सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट होता है, वो हमें फौरन कॉल भेजते हैं और 5 मिनट्स हमारा रिस्पांस टाइम है। 5 मिनट के अंदर हमारा डॉक्टर वहां पर पहुंच जाता है। और अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन जरूरी है, फौरन है, तो हमारे जिन्ना हॉस्पिटल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी प्रोवाइड किया जाता है और पेशेंट्स का इलाज फौरन वहीं पर भी हो जाता है। तो इमरजेंसी भी आप कवर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर बेड्स की तादाद कितनी है आपकी वार्ड में? मेरे पास 20 बेड थिएटर्स कितने हैं? 20 बेड की वार्ड है और हफ्ते में 2 बार इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर, 2 टेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
मंगल के दिन और जुम्मे के दिन हम इलेक्टिव सर्जरीज करते हैं। इलेक्टिव सर्जरी उसको कहा जाता है कि जो पेशेंट्स 1 दिन 2 दिन या 4 दिन वेट कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जैसे कैंसर के मरीज हैं, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। मुंह के अंदर बड़ा कॉमन है इस वक्त मर्दों में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैंसर। डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जबड़े के ऊपर मैं पूरा थोड़ा सा तफसीलन बात करना चाहता हूँ कि अभी कुछ चीजें रहती हैं। छोटे बच्चे घरों में खेलते हुए या कोई चोट लग जाती है नाक पे या जबड़े पे, मुंह के ऊपर, तो वो बच्चे को बस अगर एक दिन बच्चा अगर दर्द होती है तो वो उसके बाद समझते हैं ठीक हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे का जो है वो जबड़ा खराब हो रहा होता है या मुंह टेढ़ा हो रहा है। इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह की फैमिलीज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन भी है। 2 से 3 साल के बच्चे या इससे कम उम्र के 20 साल का बच्चा भी बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है, आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि बच्चे गिरते रहते हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ी के ऊपर चोट लग जाती है, स्पेशली अगर यहाँ पर कट आ जाता है जिसको स्टिचिंग भी नहीं करवाते या घर के अंदर ही छोटी पट्टी के साथ मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो है वो नरम ग़िज़ा खाते हैं या पीने वाली ग़िज़ा खाते हैं। माँ बाप नोट नहीं कर पाते कि बच्चे का मुंह कम खुलना शुरू हो गया है। शुरू के अंदर घरों में हमारा बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में कि पैनाडोल सिरप दे दो, ब्रूफिन सिरप दे दो, दर्द ठीक हो गई है, बच्चा सो गया है, दूध पी लिया उसने तो सारा कुछ ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, बहुत कॉमनली 15 से 20% पेशेंट्स के अंदर उनका जबड़ा नीचे वाला इस जगह से टूट जाता है। अगर ऐसा पेशेंट इनिशियली मैनेज ना किया जाए तो ये जबड़े की हड्डी दिमाग की हड्डी के साथ जुड़ जाती है और बच्चे का मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बड़े अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जिनके बेचारे जो चेहरे के ऊपर या मुंह के ऊपर जबड़ा या फिर जो है वो ये पूरा फेस के ऊपर कोई ना कोई जख्म लगता है या लड़ाई होती है, निशानात पड़ जाते हैं, कट लग जाता है, तो उसका इलाज मुआवजा कैसे होता है। तो इस हवाले से मैं आज आपको तफसील से बता रहा हूँ। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिनाह अस्पताल डॉक्टर गुलरेज साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और सुनिएगा कि क्या क्या हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे थे कि वो आपके पास नहीं आते, टाइम गुजर जाता है, फिर उनका जो शायद मुंह पूरा नहीं खुलता या टेढ़ा हो जाता है, ये बताइएगा, थोड़ा सा बीच में रह गई थी बात। होता ऐसे है कि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे थे जो कि नरम ग़िज़ा और पीने वाली ग़िज़ा जरूरी लेते हैं, जो जिनमें सख्त डाइट जो है अभी स्टार्ट नहीं होती, जो 3-4 साल की एज में होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, माँ बाप नोट करते हैं कि हम इसको कोई रोटी वगैरह खिलाने की कोशिश करते हैं तो इसका मुंह नहीं खुल रहा या बहुत कम खुल रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता दांतों को नीचे की तरफ दबा के भी देखते हैं कि मुंह तो बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है, खुलता ही नहीं है। उस वक्त वो डॉक्टर के पास जाते हैं। पहली प्रेजेंटेशन होती है किसी जनरल सर्जन के पास, फिर हमारे जनरल सर्जन कोलीग्स जो हैं वो फर्दर उसको ENT में या मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी वालों के पास भेजते हैं। जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है उसका काफी टाइम गुजर, पेशेंट को डायरेक्ट किसके पास आना चाहिए? मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन के पास, ठीक है, डायरेक्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वालों के पास उसी वक्त आना चाहिए जब बच्चा गिरा था। ये हमारी आवाम के लिए बहुत जरूरी बात है कि अगर छोटा बच्चा गिरता है घर में मुंह के बल या उसको ठोड़ी के ऊपर चोट लगती है तो एक विजिट मस्ट करवाएं मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन से। जिनाह हॉस्पिटल में 24/7 365 डेज अ ईयर पूरा साल 4 डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहते हैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं यहाँ पर। उसी वक्त सबसे पहले क्लिनिकली देखा जाता है, फिर एक्सरे करा के भी देखा जाता है, क्योंकि नीचे वाले जबड़े के 2 जॉइंट होते हैं। जिस तरह से हमारे बाजू का जॉइंट है, ऊपर वाला जबड़ा जो है ये मूव नहीं करता, नीचे वाला जबड़ा इसी जॉइंट पे मूव करता है। अगर ठोड़ी पे बच्चे को चोट लगती है तो 50% बच्चों के अंदर ये कॉमन हो जाता है कि उनके यहाँ पर यहाँ खून निकल आता है। 10 से 15% में ऐसा होता है कि जॉइंट की हड्डी टूट भी जाती है और उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि उनका जबड़ा ऊपर जबड़े की हड्डी टूटी भी जो है वो दिमाग की हड्डी के साथ जुड़ जाती है और मुंह नहीं खुलता। बहुत सारे लोग इस स्टेज से भी गुजर जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो पीने वाली चीजें ही जारी रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो यतीम मस्कीन है,
माँ जो है वो घरों में काम करती है, किसी के बर्तन धोती है, किसी के कपड़े धोती है, बच्ची जो है उसकी या बच्चा वो स्कूल भी जा रहा है या फिर खेल कूद रहा है, वक्त के साथ साथ क्योंकि अगर एक साइड का उसका जबड़ा ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही होती है, तो जिस साइड की ग्रोथ ठीक हो रही होती है उस तरफ से जबड़ा लंबा होता जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। ऐसे मरीज यूजुअली 15, 16 साल, 20 साल की एज में भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं आते। इसकी वजह ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है। तो डॉक्टर साहब लोग तो ये हड्डी जोड़ वाले जराह के पास चले जाते हैं। जी, बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ पर, अगर किसी का जबड़ा भी टूटता है तो वो सबसे पहले जो है वो पहलवान या जराह के पास जाते हैं। जैसे कि अभी भी बहुत कॉमन है, किसी की टांग की बाजू की हड्डी टूटी है तो वो जराह और पहलवान के पास जाएगा, तो शायद पहलवान जो है उसका जबड़ा जो है वो उल्टा जोड़ दे या बिल्कुल ही दूसरी तरफ निकाल दे। जब उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया चेहरा कवर्ड नहीं होता, ये हर वक्त नजर आता है, बात करनी है, जब वो लोगों के सामने जाता है उस वक्त वो फिर हमारे पास पहुंचता है अपने कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है। अगर पेशेंट जल्दी प्रेजेंट हो जाए तो बड़े छोटे से ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पेशेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा 15 साल की एज में हुआ है, जिसका जबड़ा जुड़ा हुआ है, मुंह भी टेढ़ा हो चुका है, अब इसकी मल्टीपल सर्जरीज होनी है। सबसे पहले उसका जबड़ा हमें सीधा करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस एक प्रोसीजर होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसके साथ जबड़े को सीधा किया जाता है। उसके बाद मुंह खोलने के लिए उसकी हड्डी को यहां से छुड़वाया जाता है कान के साइड से ऑपरेशन करके। तीसरे ऑपरेशन के अंदर हम उसके जो डिस्क्रिपेंसी होती है ऊपर और नीचे वाले जबड़े का होने की वजह से ज्यादा पेचीदा काम होता है और ज्यादा सर्जरीज करनी पड़ती है और गवर्नमेंट का खर्चा भी इस पर ज्यादा होता है। देखिए, अगर पेशेंट जल्दी प्रेजेंट हो जाए तो उसकी एक छोटी सी सर्जरी से वो ठीक होके घर चला जाएगा सेम डे या फॉलोइंग डे पे, लेकिन अगर उसने देर कर दी आने में तो गवर्नमेंट का तो ढेर सारा खर्चा होगा और डॉक्टर्स की एफर्ट भी ज्यादा होगी और वेटिंग लिस्ट जो है वो लंबी से लंबी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, इसकी सर्जरी कितनी मुश्किल है? बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है इसके लिए, और सबसे ज्यादा बड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है बेहोशी की। अब वो पता है कि किसी भी मरीज को बेहोश करना है तो दो ही रास्ते होते हैं बेहोशी की नाली डालने, एक मुंह और एक नाक। मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी वालों की बेहोशी के लिए नाक से ट्यूब डाली जाती है। अब किसी का मुंह ही बंद है तो बेहोशी वाले उसकी नाली डालने के लिए स्पेशल एक इक्विपमेंट होता है, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप, जिससे वो नाक के अंदर कैमरा डालते हैं, पहले सांस की नाली के अंदर उस कैमरे से पहुंचते हैं, फिर उसके ऊपर ट्यूब से डालते हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और हाई रिस्क प्रोसीजर है, बहुत सारे लोगों में ये भी पॉसिबल नहीं होता और हमें फिर अपने यहाँ पर उस पेशेंट के एक छोटा सा कट लगा के सांस की नाली में यहां से ट्यूब डालनी पड़ती है। इसको इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप जो है वो भी अब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है और इसकी एक्सपर्टीज जो बेहोशी वाले ये डाल सकते हैं वो भी बहुत कम लोग हैं, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मजीद बढ़ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर कभी भी किसी के बच्चे को या बड़े को चोट लग जाए, वो गिर जाता है, उसके जबड़े पे जोर आता है या उसको कान के सामने इस जगह पे दर्द होती है, माँ बाप हाथ लगा के भी देख सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छी बात है अगर गिरें तो एक विजिट करवा ही लें, करवाने में तो कोई हर्ज नहीं है, फ्री है। हम हफ्ते में 2 दिन ओपीडी करते हैं यहाँ पर और इमरजेंसी में 24/7 हर वक्त अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे ये जो सरकारी सतह पर इस तरह का इलाज करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि प्राइवेट तौर पर तो ये महंगा इलाज है। जी, बहुत महंगा इलाज है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हमने अपने नाज़रीन को ये सारा बता दिया कि आपने देर नहीं करनी, आपने जल्दी आना है, एक विजिट जरूर करना है, आपने जरा के पास नहीं जाना, क्वैक्स के पास नहीं जाना, ज्यादा काम खराब नहीं करना, लेकिन हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप होपफुली हमें बताएं कि कितना कामयाब इसका इलाज है, यानी कि इसका इलाज मुआवजा कितने फीसद कामयाब है? देखें, अब तक हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, कॉन्शियस सेडेशन भी होता है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में भी। 98% हमारी बड़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होती है। 2-3% ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को भी संभाला जाता है। इलाज मुश्किल जरूर है, स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मुमकिन है, इलाज हो जाता है, लोग ठीक होते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त आपने बात की, बड़ा अच्छा इलाज मुआवजा यहाँ पर जनाब अस्पताल के आपके वार्ड में जारी है। और डॉक्टर साहब, शदीद कमी है इस आपकी जो स्पेशलाइजेशन में लोग आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें,
पिछले 10 साल के अंदर बड़ी तेजी से ये स्पेशलिटी डेवलप कर रही है। बहुत सारे नए सेंटर्स भी बने हैं, गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। जैसे हमारे पास जिनाह हॉस्पिटल में आज से 4 साल पहले 4 सीटें थी पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी ट्रेनिंग देने की, गवर्नमेंट ने वो बढ़ा के पहले 10 की और इस वक्त हमारे पास 17 आप रेजिडेंट्स समझते हैं कि पिछले 10 साल के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो बतदरीज इसमें इजाफा होता जी, है? बतदरीज इजाफा हो रहा है, ट्रेनिंग सेंटर्स का भी और ट्रेंड लोगों का भी, और नए से नए मैक्सिलोफेशियल सर्जन इम्तिहान पास करके आगे भी आ रहे हैं। जैसे कि 10 साल पहले मैं यहाँ पर अकेला एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन फेलो था, इस वक्त मेरे अपने 2 स्टूडेंट जो है वो फेलोशिप पास करके यहीं पर काम कर रहे हैं, यहीं पर परमानेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड है थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। डॉक्टर पीजी और डॉक्टर्स उनमें कितनी दिलचस्पी है इसको सीखने में, देखें, इस तरफ आने में? बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊं कि ना सिर्फ लड़कों में, लड़कियों के अंदर बड़ा ट्रेंड है, बहुत एक्टिवली लड़कियां भी इस फील्ड में आ रही हैं। मेरे डिपार्टमेंट में 50% लड़कियां रेजिडेंट्स हैं और 50% लड़के रेजिडेंट्स हैं, और बड़े इंटरेस्ट से काम करते हैं। 24 आवर्स उनकी अवेलेबिलिटी होती है, ईद के दिनों में भी ड्यूटीज करते हैं और बड़ा खुशी से ड्यूटी करते हैं और बड़ी दलेरी से ये काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को मुंह में गोली लगी हुई है और उसका जो अटेंडेंट है वो तो ऑलरेडी हाइपर होता है, बहुत ज्यादा, और मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, मरीज को सांस नहीं आ रहा, वो हाँफ रहा है, ऐसे पेशेंट को संभालना दूसरे पेशेंट से ज्यादा मुश्किल है। तो हमारे डॉक्टर्स बड़ी दलेरी के साथ इन पेशेंट्स को संभालते हैं, बड़ा वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है उनकी, बहुत अच्छी तरह से पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बताया हमारा 5 मिनट का रिस्पांस टाइम है। हमें जब कॉल मिलती है तो हमारे डिपार्टमेंट का रूल है, उस कॉल पे टाइम लिखा जाता है, कॉल रिसीव्ड एट दिस टाइम, और उसके बाद पेशेंट सीन एट दिस टाइम। इन दोनों के ऊपर सिग्नेचर होते हैं पेशेंट के अटेंडेंट के, इमरजेंसी के डॉक्टर के नहीं, पेशेंट के अटेंडेंट के सिग्नेचर। मैं डेली जब सुबह आता हूं या मेरे कंसल्टेंट्स 2 राउंड करते हैं डेली बेसिस पे, हमने बांटे होते हैं कि एक दिन मैंने राउंड करना है, एक दिन दूसरे कंसल्टेंट ने, एक दिन तीसरे कंसल्टेंट ने, वो ये चेक करता है और मरीज के अटेंडेंट से क्रॉस चेक करता है 5 मिनट में हमारा डॉक्टर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, ताकि सारे लोग अलर्ट रहें, इस चीज पे किसी को कोई माफी नहीं दी जाती। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, एक बड़ा आज हम नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि जो मुंह का कैंसर है वो उसका इलाज मुआवजा कहाँ से होता है? क्या आपकी स्पेशलाइजेशन के साथ, आपकी वार्ड के साथ उनका कोई लिंक बनता है? डॉक्टर साहब, मुंह का कैंसर जो है ये बड़ी खतरनाक एक मर्ज है, और इस हवाले से हम आपसे कोई आपकी राय लेना चाहते हैं कि लोग कब आपके पास आएं, लोगों को डायरेक्ट, जो मरीजों को किसके साथ रब्ता करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी अवेयरनेस नहीं है। मियां साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया। ये हमारी स्पेशलिटी का दूसरा मेजर डिजीज का बर्डन है, जिसे हम ओरल कैंसर बोलते हैं। ओरल कैंसर को अब फर्दर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल कैंसर में, मुंह, चेहरा, जबड़े का कैंसर जो है उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारे मुल्क में इस वक्त मर्दों में दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है, जिसकी वजूहात में पान, छालिया, सिगरेट और गुटखा जो बड़ा कॉमनली अवेलेबल है और बड़ा कॉमनली यूज भी किया जाता है, बड़ी में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस स्पेशलिटी में ये भी देखेंगे कि जबड़े के प्रॉब्लम्स जो है ना 80% गरीब आदमी के हैं, 20% सिर्फ अमीर लोग इससे इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये पान, छालिया, इसकी क्या वजह, इसकी वजह क्या है? लेबर तबका खाता है पान, छालिया, गुटखा। यूजुअली आप देखेंगे कि जो अपर क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं कि अगर मैं पान खाऊंगा, मेरे होंठ लाल हुए हैं, तो मुझसे तो कोई प्यार से बात भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई टांगा चलाने वाला है, कोई साइकिल रिक्शा या चिंची चलाता है, उसमें बड़ा कॉमन है कि वो गुटखा भी यूज कर रहा होगा, वो छालिया भी यूज कर सकता है, वो पान भी यूज कर रहा है। इसी तरह से फ्रैक्चर्स भी इन्हीं लोगों के ज्यादा कॉमन होते हैं। गाड़ियों के तो एयर बैग्स खुल जाते हैं, लेकिन फिर भी 20% लोग अमीर आदमी भी इफेक्ट हादसा तो उनके भी होते हैं। 80% जो ओरल कैंसर से इफेक्टेड है वो गरीब आदमी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि ये पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं होते जल्दी, ये एडवांस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले पेशेंट को अगर लेट अस सपोज जुबान पे छाला बन गया, होंठ पे छाला बन गया, सबसे पहले तो उसके घर वाले कहेंगे तेनू गर्मी हो गई है।
आप आपको कोई ठंडी चीजें लें, दही लो, लस्सी लो, सबसे पहले वो ये एक चीज खुद अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं। महीना 2 महीने इसी चीज में गुजर जाएंगे, फिर वो जाएगा हकीम के पास, हकीम भी उसको कहेगा कि ये तुम्हें गर्मी हुई है, ये दवाई खाओ, ये सफूफ खाओ, ये उल्टा उसका जो है मेदा जिगर भी डिस्टर्ब हो जाता है उस दवाई से। यस, और मजीद उसका कैंसर बढ़ता जाएगा। अब होम्योपैथिक में चला जाएगा, फिर उसके बाद दम दरूद की तरफ जाएगा। जब वो कैंसर इतना बढ़ जाएगा कि मरीज को बोलने चालने में और खाने पीने में दुश्वारी होगी, या उसकी गर्दन के अंदर वो फैल जाएगा, क्योंकि मुंह का कैंसर गर्दन में चला जाता है, और जब ये मुंह का कैंसर मुंह से गर्दन में चला जाता है तो सर्वाइवल के चांसेस, मरीज के बचने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। हमारे पास मरीज यूजुअली उस वक्त पहुंचता है कि जब उसका कैंसर गर्दन में पहुंच चुका। डॉक्टर साहब यहाँ पर फिर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जो मुंह के कैंसर के जो लोग हैं वो बहुत डिले करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, मुंह के कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो लोग खास पर पान, गुटखा और इस तरह की चीजें खाते हैं तो वो किस तरह मुंह के कैंसर में मुब्तला होते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और डिले करते रहते हैं और जो कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्टेज 4 पर चला जाता है। और जब स्टेज 4 पर चला जाता है तो फिर उस मरीज के चांसेस जो है वो सर्वाइव के बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि आपस में बहुत डिले लोग आते हैं और बहुत तखीर करते हैं। जी, डेली हमारे पास 10 से 15 पेशेंट्स मुंह के कैंसर के साथ प्रेजेंट होते हैं। इन 10 से 15 पेशेंट्स के अंदर 90% जो है वो स्टेज 3-4 में फॉल करते हैं। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेज 2 में हो। स्टेज 1 का केस हमें शायद 2 साल में एक दफा देखने को मिले। बड़ी अर्ली स्टेज का कि कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है जो फौरन प्रेजेंट हो गया, या किसी के कोई डॉक्टर का रिश्तेदार है तो उसने जल्दी भेज दिया उसको तो वो जल्दी प्रेजेंट हो गया। यूजुअली स्टेज 3-4 में ही आता है एडवांस कैंसर। और एडवांस कैंसर इस तरह से होता है कि लेट अस सपोज अगर किसी को चीक का कैंसर है तो उसकी गाल का, मुंह का अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा भी सारा इन्वॉल्व हो चुका है। होंठ का कैंसर है तो मुंह के अंदर का भी होंठ का हिस्सा और बाहर का हिस्सा भी सारा इन्वॉल्व हो चुका है। गर्दन में भी वो दोनों तरह फैल चुका है। हमारे जिन्ना हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जिन्ना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर, जो हमारे मुल्क का सबसे एडवांस्ड और वेल डेवलप्ड बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर है, जिसके सरबराह प्रोफेसर मौज़म नज़ीर तारड़ है। हमारा उनके साथ बहुत अच्छा लाइजॉन है। स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर को ट्रीट करने के लिए मुंह का कैंसर हम दोनों का लाइजॉन होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा काम होता है कि हम कैंसर को रिमूव करते हैं। गर्दन में वो एक साइड पर इन्वॉल्व है तो गर्दन की एक साइड की सफाई करेंगे, दोनों साइड पर इन्वॉल्व है तो दोनों साइड की करेंगे। ज़बान का कैंसर मिसाल देता हूं आपको कि एक पेशेंट है, उसकी आधी ज़बान राइट साइड की, दाईं साइड की आधी ज़बान कैंसर से इन्वॉल्व है और उसकी गर्दन में दोनों तरफ कैंसर फैल चुका है। सबसे पहले एनेस्थीसिया वाले उसी टेक्निक से जो मैंने बताया आपको कि नाक से बेहोशी करके उसकी बेहोशी करेंगे, फिर उसके बाद उस पेशेंट की इलेक्ट्रिक ट्रेकोस्टमी की जाएगी। तीसरे गो के अंदर हमारी टीम जाकर ज़बान का कैंसर रिमूव करती है और गर्दन की सफाई अगर एक तरफ है तो एक तरफ की करेगी, दोनों तरफ की है तो दोनों तरफ करेगी। ये काम करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सुबह 8 बजे स्टार्ट किया तो 2 से 3 बज गए एक मरीज पर, 2 से 3 बज गए एक ही टीम को काम करते हुए। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी की, बर्न सेंटर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की टीम आ जाएगी और वो उस मरीज पर काम करेगी। अगर ज़बान को जितना हिस्सा रिमूव किया है उसको दोबारा ना बनाए तो मरीज को लाइफ लॉन्ग खाने पीने में और बोलने में दुश्वारी होगी। उसी वक्त जितना एरिया रिमूव किया दोबारा बना दिया जाता है। तो दोबारा ये बनाना प्लास्टिक सर्जरी का काम, ये प्लास्टिक सर्जरी का काम है। बिल्कुल, हम मिलकर ये काम करते हैं। मियां साहब, इंसान की एक लिमिट होती है। देखें, अगर एक ही सर्जन जो है वो एक मरीज का 13 से 14 घंटे कंटिन्यूस काम करता रहेगा, कितने दिन कर लेगा? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन थक जाएगा। शायद 2 हफ्ते कर ले, फिर तीसरे हफ्ते में थक जाएगा। अगर मिलके इंटेग्रेटेड स्पेशलिटीज के साथ काम किया जाए जैसे पूरी दुनिया में होता है तो आप रेगुलरली ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। हम हफ्ते में हर हफ्ते मंगल के दिन ऐसी एक सर्जरी जरूर करते हैं जिसको स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर होता है। 80% स्टेज 4 कैंसर के ही पेशेंट। और डॉक्टर साहब, स्टेज 4 जो होते हैं पेशेंट आपके पास जो आते हैं तो इनके सर्वाइव के चांसेस होते हैं? देखें, कैंसर के सर्वाइवल के चांसेस 5 ईयर सर्वाइवल रेट पे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज हमने स्टेज 1 के
100 मरीज ऑपरेट किए हैं, तो 5 साल बाद 80% मरीज जो है वो सरवाइव करते हैं। इसी तरह स्टेज 2 की सर्वाइवल रेट जो है तकरीबन 60 से 65% है। अगर स्टेज 3 पे चले जाएं तो ये 45 से 50% पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 के मरीज 25 से 35% तक की 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान जाएं और उन 25 से 35% लोगों को भी किस्मत पे या मर्सी के ऊपर छोड़ दिया जाए। उनका इलाज करना जरूरी है। हमारे ऐसे मरीज भी हैं स्टेज 4 के जो कि 10-10 साल से जिंदा हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो परसेंटेज निकाली गई है वो ओवरऑल केसेस की है। हमने बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर के साथ मिलकर पिछले 10 साल में 594 केस स्टेज 3 और स्टेज 4 ओरल कैंसर किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर यही सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में की जाए तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा, इंतहाई महंगा इलाज है। 15 से 20 लाख का खर्चा एक मरीज के ऊपर। डॉक्टर साहब, अगर कोई हर बंदा, अगर कोई शहरी अपने घर पर अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना चाहता है कि यार कहीं मुझे कोई मुंह के अंदर कोई छाला तो नहीं है, कहीं मेरा कोई खुदा ना खास्ता मुंह का कैंसर तो नहीं है, तो इस तरह कोई है कोई कि वो चेक कर सकता है? कोई इस तरह की हिफाजती इकदामात, कोई वो ऐसा कोई आप समझते हैं कि इस तरह की कोई तजवीज़ आपके पास है? देखिए मियां साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। सेल्फ एग्जामिनेशन पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ा रिकग्नाइज्ड है। हम भी अपने सारे मरीजों को रेगुलरली, जो भी मरीज हमारे पास चाहे जबड़े का ट्रीटमेंट के लिए आता है या दांत के ट्रीटमेंट के लिए आता है या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आता है, हम उसको ये बात सिखा के भेजते हैं, उसकी फैमिली को भी, कि आपने अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना है एटलीस्ट वंस अ मंथ, महीने में एक दफा। कैसे कर सकते हैं? आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने मुंह को खोल लें और एक टॉर्च लाइट अपने दाएं हाथ में ले लें, बाएं हाथ में घर में आम स्पून जिससे खाना खाते हैं, आप अपनी चीक के एक साइड को हटाएं और चीक के अंदर तालू के ऊपर, जबान के ऊपर, जबान को ऊपर लगा के साइड पर लगा के राइट साइड को सारे को देख लें। उसके बाद आप अपनी टॉर्च अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लें और चम्मच को राइट हैंड में पकड़ लें। दाएं हैंड से आप अपने चीक को बाहर की तरफ खींच लें, मुंह को खुला रखें और इसी तरह लेफ्ट साइड को, बाईं साइड को सारी को एग्जामिन कर लें। अगर आपको किसी जगह पर कोई सुर्खी माइल या कोई सफेद छाला नजर आता है या आपको फील होता है कि इस जगह पर मुझे पेन हो रही है, फौरन मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन को दिखाओ। और एहतियातन आपके पास कितने देर बाद रूटीन में चेकअप? वैसे एहतियातन कोई जिस तरह कहते हैं ना कि सर इलाज से बेहतर है कि आप उसका पहले जो है वो ऐसे मेजरमेंट ले लें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाँ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, साल में अगर एक बार आप अपने मुंह के मॉलिज के साथ चेकअप करा सकते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेट अस सपोज कि अगर कोई डिजीज ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, ऐसी भी होती हैं जो पेनलेस होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, दर्द भी नहीं होती, लेकिन कोई छोटी सी स्वेलिंग मुंह के अंदर बन रही है, तालू के अंदर, जिसे बंदा नोट भी नहीं करता। डॉक्टर आपका वो पिक कर लेगा, वो उससे रिलेटेड एक्सरेज करा लेगा और उसको डायग्नोज कर देगा। लेट अस सपोज एक पेशेंट अगर स्टेज 1 पे ही पकड़ा जाए कैंसर में तो उसके सर्वाइवल के चांसेस 80% है। अगर वो लेट आएगा तो 20 से 25% है। और लाइकवाइज एक मुश्किल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का अखराजात भी इसके ऊपर ज्यादा होंगे। तो अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए कि सालाना फ्री चेकअप है, सोमवार और जुमेरात सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम मौजूद होते हैं। एक ओपीडी में हमारे पास 200 से ज्यादा मरीज होते हैं। सुबह 7 बजे लाइन लग जाती है और हमने बड़ा क्रिस्टल क्लियर सिस्टम रखा हुआ है। टोकन नंबर लगता है 1 2 3 4। किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरा रिश्तेदार या इस कॉलेज के हेड का भी आ जाए तो कॉलेज के हेड भी हमें कभी मजबूर नहीं करते। ही इज वेरी रैशनल। वो यही कहते हैं कि हर मरीज को अपने नंबर पर देखा जाए। हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट के साथ दिया है इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जदीद लेने में, नई नई जगह डेवलप करने में। हमने एक डे केयर सेंटर भी बना रखा है, जैसे कि किसी मरीज का अगर सिंगल साइड फ्रैक्चर हो गया, छोटा सा फ्रैक्चर है सामने, और उसको सुन करके भी ट्रीट किया जा सकता है। अगर वो वेटिंग लिस्ट में जाए तो शायद उसको 2 महीने बाद बारी आए,
इस डे के सेंटर में वो सुबह 8 बजे आता है, उसका ऑपरेशन होता है और सेम डे वो घर भी चला जाता है अपनी सर्जरी करवा। जबरदस्त। देखे ना जी, अगर एक रिक्शा चलाने वाला है, उसको अगर 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा अपनी सर्जरी के लिए, तो उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो ये डे के सेंटर हमने इस नियत से बनाया हुआ है और ये 6 के 6 दिन वर्क करता है और रोजाना 4 से 5 ऑपरेशन होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो हम दांतों की सफाई करते हैं, इसका कोई लिंक है मुंह के कैंसर के साथ? हमें सफाई किस तरह करनी चाहिए, क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बड़ी एक अहम बात है, इसके ऊपर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बीइंग अ मुस्लिम जी, सफाई निस्फ ईमान है, मैं इससे ये बात शुरू करूंगा। और इंसान की सफाई उसके मुंह से शुरू होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम अपने मुंह की सफाई रखें, ब्रश करें, मसवाक करें। दिन में 2 दफा ब्रश करना बहुत जरूरी है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। यूजुअली हम नाश्ते से पहले करते हैं ब्रश की जरूरत नाश्ते के बाद होती है, क्योंकि 2 ही टाइम है जब दांतों में कीड़ा लगता है और बीमारियां पैदा होती हैं। जब ज्यादातर इंसान अपने मुंह में कुछ ज्यादा चीजें खाने पीने वाली नहीं डालता। एक सुबह नाश्ते के बाद से लेके 11-12 बजे के तक के टाइम में हम यूजुअली कोई चीज नहीं खा पी रहे होते। ज़ाहिर दफ्तर को जाना होता है, पहुंचना होता है, शायद एक आधी चाय ले ले, या रात को सोने के बाद सुबह तक हमारे मुंह के अंदर। तो ये 2 टाइम बड़े जरूरी हैं जब ब्रश किया जाए और मुंह की सफाई की जाए। और सालाना अपने डेंटिस्ट को भी जरूर एक दफा विजिट करें। अगर कोई फिलिंग होने वाली है, मुंह की सफाई दांतों की होने वाली है, वो भी बहुत सारी चीजें पिक करके आपको प्रॉपर जगह पे पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब आप अपने शोबे के हवाले से जो नए आने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो इस तरफ माइल हों, उनको क्या अपना फ्यूचर, उनको इसमें आप क्या समझते हैं कि उनका फ्यूचर होगा इसमें? मेरी जो अपने स्टूडेंट्स को जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, उनकी जो पहली मीटिंग होती है मेरे साथ, मैं उनको हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ और कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। लाहौर एक बड़ा शहर है, लाहौर के अंदर 2 पब्लिक सेक्टर में बड़े बड़े मैक्सिलोफेशियल सेंटर हैं, इसी तरह प्राइवेट में भी हैं और बहुत सारे जबड़ा सर्जन मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी का जबड़ा जेलम में टूट जाता है या साहिवाल में टूट जाता है, वहां जबड़ा सर्जन मौजूद नहीं है। जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनको ये जरूर मशवरा देता हूं कि आप अपने होम टाउन को सर्व करना स्पेशलिस्ट बन के, ताकि यूनिफॉर्मली पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से में मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन मौजूद हो। और 90% मैं कामयाब भी हो जाता हूं। जो मेरे साथ ट्रेन होने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेन होके जा चुके हैं, वो अब भी यहाँ पर हमारे पास मशवरों के लिए भी आते हैं, टेलीफोन पे भी मशवरा लेते हैं कि मेरे पास ये मरीज आ गया, अब इसको मैंने कैसे ट्रीट करना है, या मैं ये सोच रहा हूँ इसमें फर्दर क्या करना चाहिए। अगर बाकी लोग भी अपने रेजिडेंट्स को इसी तरह से तरगीब करें कि वो ट्रेन होकर डिग्री लेकर अपने होम टाउन को जाके सर्व करें, नाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां अवेलेबिलिटी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि उनके अपने शहर के लोग उससे मुस्तफीद होंगे, उनके अपने शहर के इर्द गिर्द के गांव के लोग जो गरीब लोग हैं वो मुस्तफीद होंगे। देखें जी, एक पेशेंट है, अगर वो साहिवाल में टांगा चलाता है, वो अगर 20 दिन के लिए लाहौर आके काम करना शुरू कर दे, उसके सारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। इसके मुकाबले में अगर साहिवाल में कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन मौजूद होता तो उस टांगे वाले का काम सुबह हो जाता, वहां पर वो बाद में अपना काम भी करता रहता और उसके बच्चों को और घर वालों को खाने पीने की अवेलेबिलिटी भी रहती। डॉक्टर साहब, आने वाले दौर में आप अपने शोबे को कहां पे देख रहे हैं? हमारी हमेशा से कोशिश है और जो मेरी थिंकिंग है कि मैं जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर एक जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल इंस्टीट्यूट बनाऊं। मैं अंडर ग्रेजुएट डेंटल इंस्टीट्यूट की तरफ इसलिए नहीं सोचता कि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट डेंटल स्कूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल इंस्टीट्यूट, जैसे कि डेंटिस्ट्री की 5 स्पेशलिटीज हैं, मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी है, ब्रेसेस की है, ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स है जो जबड़े उतारने चढ़ाने वाले लगाते हैं, फिलिंग्स, रूट कनाल की रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री है, गम्स की बीमारियों वाली पेरोडोंटोलॉजी है। मैं चाहता हूं एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिन्ना में बनाया जाए जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग दे, जिसके अंदर फैकल्टी हो, जैसे मैक्सिलोफेशियल की है, यहाँ 3 कंसल्टेंट्स हैं और नीचे 17 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। इसी तरह बाकी स्पेशलिटीज भी हों। मियां साहब, गरीब आदमी का भी हक है कि उसके बच्चों के दांत भी सीधे हों, उनको भी ब्रेसेस मुफ्त में लगे। ऑल्दो के पब्लिक सेक्टर में डीमॉन मुरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में ये अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक सिंगल कॉलेज इतने बड़े शहर को कैसे कर सकता है? बिल्कुल, बात दुरुस्त है। साइड बाय साइड पूरे पंजाब के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम जबड़ा सर्जन ट्रेन कर रहे हैं, इसी तरह उनके कंसल्टेंट्स जो है बाकी स्पेशलिटीज में ट्रेन करेंगे और इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर
प्रोविंस से स्टार्ट लेते हुए पूरे मुल्क के अंदर डेंटिस्ट्री और मैक्सिलोफेशियल और बाकी स्पेशलिटीज के लोग अवेलेबल होंगे हमारे लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आज हमने जो बात की है खासतौर पर इसमें 2-3 बातें हैं कि जब भी आपको कोई मसला बनता है मुंह चेहरा जबड़े के हवाले से, तो आपने फौरी तौर पर जो है वो उन शोबों के साथ रब्ता करना जो स्पेशल इनका इलाज मुआवजा करते हैं, और साथ साथ जो है वो मुंह का कैंसर बतदरीज हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह हम पान गुटखा और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे मुंह का कैंसर जब शुरू होता है तो फिर हम बहुत डिले करते हैं, तकीर का शिकार होते हैं, और फिर जो है वो इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं तो बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। ये तमाम सारी बातें जो हम आज आपके साथ की हैं ये सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए हैं ताकि आपको पता चले। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाजत चाहता हूँ, दूसरे प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।